ईटीवी के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश तोमर। आज हम जिस शख्स से बात करेंगे वो हाल के दिनों में काफी चर्चा में थी। तारा प्रकरण का आपने नाम सुना होगा, सभी लोग इनको कई और वजहों से जानती हैं, लेकिन आज हम उन प्रकरण के बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे सिर्फ तारा शाहदेव की, तारा शाहदेव के व्यक्तित्व की। तारा जी, अगर पूरे प्रकरण को छोड़ दें, अगर हम सिर्फ आपके बारे में बात करें, अगर हम आपसे पूछें कि आप अपने बारे में हमें सिर्फ 4 लाइन बताइए, तो आप तारा को कैसे डिफाइन करेंगे? एक ऐसी लड़की जिसके लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आया है और उसने हर प्रॉब्लम को झेला है, उससे लड़ा है और आगे बढ़ी है। बचपन में कहाँ आपका बीता, रांची या फिर जो पालकोट, जहाँ पे शाहदेव फैमिली का अपना एक इतिहास है? जी, मेरा बचपन मेरी नानी घर में बीता है। एक्चुअली पिस्का मोड़ में यहीं पे है। मेरी मदर की तबीयत मेरे मतलब जन्म के बाद से ही बहुत ख़राब रही है। 8 साल मैंने बचपन अपने नानी घर में बिताया है। तो ये शाहदेव फैमिली की जो पूरा एक इतिहास है झारखंड में, वो क्या है, खासतौर पर जो पालकोट है? जी, ये पालकोट फैमिली बहुत ऐतिहासिक फैमिली मानी जाती है। जो छोटा नागपुर फैमिली है, शाहदेव फैमिली, आज से नहीं, आज़ादी के टाइम से ही ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो स्वतंत्रता सेनानी के रूप में आए हैं। बहुत सारे इतिहास आज भी जो आप पहाड़ी मंदिर जो जानते हो, वो शाहदेव फैमिली, हमारे पालकोट फैमिली का मतलब उसमें किया गया है। बहुत सी ऐतिहासिक चीज़ जो आप ये यहाँ तक है कि हमारे जो दादाजी हैं सुरेंद्र नाथ शाहदेव, ऐसे ये जो आधी रांची है वो हमारी मतलब खानदानी प्रॉपर्टी हुआ करती है जी। तो बहुत सी चीज़ें मतलब ये जो आप शहर में जो गुमला, ये आसपास जितने गांव हैं वो शाहदेव फैमिली के हैं। तो शाहदेव फैमिली वो है जो आज से नहीं कई सालों से अपनी पहचान बनाती आ रही है, एक ऐतिहासिक पहचान जिसको आप खानदानी पहचान बता सकते हो। राज परिवार जिसमें हर तरह के लोग हैं, आज से लेके अभी भी आपके सामने जो है एक पूरा परिवार है। बहुत बड़ा परिवार आपका है। शूटिंग के प्रति जो आपके इंटरेस्ट थे, जो रुचि हुई, वो किस वजह से हुई? प्रेरणा कौन थी? सच बोलिए तो ये शाहदेव टाइटल बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए, क्योंकि मेरे बड़े पापा, जब शिकार करना राजाओं का हमेशा से शौक़ रहा है, तो मेरे बड़े पापा ये लोग सब बचपन से ही सुनने में आता था, सब लोग फ़ोटोज़ दिखाते थे। बचपन से हमारा ऐसे ही रहा है ना। बड़े भाई लोग जो होते थे उन्हें पहले राइफ़ल पकड़ाई जाती थी कि आप लोगों का मतलब एक क्षत्रिय का शान होता है, आन बान शान कहते हैं, तलवार राइफ़ल। तो शुरू से हमारे सोसाइटी में जो हमारी कल्चर रही उसमें ये रहा, पर कहीं एक जगह पे है मतलब बेटियों को इससे दूर रखा जी। तो उनका एक अलग ही कल्चर है जहाँ पे आपको सभ्यता सीखनी है, आपको आगे की ज़िंदगी, कहते हैं ना एक अलग कल्चर लड़कियों वाला। तो उस जगह पे मैं वहाँ पे थोड़ा हटके मैंने था, मेरा सोच मुझे था कि जो भाई लोग पकड़ते वो मुझे भी पकड़ना है, क्योंकि मेरे सिर्फ एक बड़े भैया है, ऐसे में हम 2 भाई बहन हैं। तो माँ पापा ने बहुत सपोर्ट किया है, मतलब उन्होंने कभी बेटा बेटी के तरीके से नहीं देखा। मेरे घर में किसी ने मुझे बेटी कभी नहीं कहा। आप स्कूल के टाइम से शूटिंग रेंज पे जाते थे या फिर बाद के दिनों में आपने देखा? मैं जब 12 साल की थी, मैं स्कूलिंग कर रही थी, उस टाइम पे मेरी मतलब शूटिंग स्टार्ट हुई है। एक्चुअली मैं स्पोर्ट्स में ही हमेशा से रही हूँ, पढ़ाई में मेरा मन कभी भी नहीं लगा, कभी भी नहीं। तो मैं स्पोर्ट्स टीचर ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। तो उसी दौरान शूटिंग की एक इवेंट आनी थी, जब मैंने पहली बार 2004 में शूटिंग स्टार्ट की जी। तो अब शूटिंग जब करती थी तो ये प्रोफेशनल शूटिंग में कब बदला? एज ए पहले तो मुझे था कि मुझे राइफ़ल चलानी है, एक शौक़ था। मुझे वर्दी बहुत पसंद थी, आर्मी। मतलब मैं बचपन में ना जैसे लोग देखते, मुझे बॉर्डर मूवी, ऐसी मूवी पसंद थी। तो मेरे मन में था, जहाँ पे लड़कियाँ कहती थी मुझे जॉब करना है, तो मुझे था मुझे बॉर्डर में जाके फायरिंग करनी है। तो ये उस समय बड़ा अटपटा लगता था, इसलिए मैंने शूटिंग करना शुरू किया। फिर धीरे, क्योंकि परफॉर्मेंस शायद मेरे स्टार्टिंग से ही अच्छे रहे, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ही मेरा मेडल था, ब्रोंज मेडल, क्योंकि मैं स्कूल लेवल की थी। फिर मेरा सिलेक्शन उसी साल, क्योंकि कहते हैं ना आपको एक लाइन मिल जाती है, तो उसी साल मेरा इंटर स्कूल नेशनल चैम्पियनशिप में हो गया। वहाँ पे भी मेरे परफॉर्मेंस बहुत अच्छे रहे, तो वो एक सिलसिला सा चल गया। और आपके भाई भी साथ में प्रैक्टिस करते हैं, तो आप लोग क्या राष्ट्रीय लेवल पे कितने बार रिप्रेजेंट किया झारखंड को? जी, क्योंकि मैं एक लड़की थी तो मैंने स्टार्ट किया शूटिंग, तो भाई को एज ए मेरा सपोर्ट आगे किया गया। फिर मैं और भाई साथ आगे बढ़े। भगवान का ये आशीर्वाद रहा है कि हम जहाँ भी रहे साथ, हमने नेशनल साथ क्वालिफाई किया। अभी मतलब 2009 से हम लोग नेशनल लेवल के शूटर हैं, उससे पहले हम लोग प्री नेशनल थे। इंटरनेशनल हम दोनों भाई बहन ने साथ किया, सिंगापुर ओपन चैम्पियनशिप, नेशनल गेम्स जो रांची में हुए थे, वहाँ पे हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा था। और अभी भी जो रिसेंटली मेरा है वो मैं सीनियर क्वालिफाइड शूटर हूँ नेशनल लेवल की, और अभी जो नेशनल गेम्स आने वाले हैं उसमें मैं पार्टिसिपेट करने वाली हूँ। आपके इतने ब्राइट करियर थे, फिर ये जो प्रकरण शुरू हुआ जिसमें कि रंजीत कोहली आपके जीवन में आए, आप बिल्कुल करियर की तरह से उस दौर में थे जहाँ पे आप करियर बनाने वाली थी,
तो ये एकाएक बंदा कैसे यहाँ पर पहुंचा और आपके करियर में? लाइफ में एक यू टर्न आया जहाँ पे मेरी मदर की डेथ हो गई। जी। जो मेरी मोरल सपोर्ट थी और फैमिली, क्योंकि मैंने आपको बताया हम 4 लोग थे और अचानक से मेरी माँ की डेथ बिल्कुल ऐसे हुई कि वो सोई और जगी नहीं। तो पापा के मन में एक डर सा बैठ गया कि अगर भगवान न करे मुझे कुछ हो जाए तो बेटी है तो उसका क्या होगा। बेटा तो फिर भी ठीक है, मतलब आप समझ सकते हो, बेटी की शादी सबसे बड़ी तो वो कहीं ना कहीं एक दिमाग में आ गया बर्डन सा, एक आप समझ सकते हो सोसाइटी का वो रूल रेगुलेशन, तो वो आ गया। इसी बीच रिश्ते आने तो क्या से वो रंजीत कोहली भी उसी शूटिंग रेंज पे वो भी एक खिलाड़ी था या फिर शौक जाया करता था? एक्चुअली वो आए थे अरेंज मैरिज जैसे होता ना, तो मेरा हमेशा से रहा था कि किसी भी लड़के से शादी करूंगी तो पापा आप उससे पहले रेंज भेजिए, वो मुझे जाने कि मेरी क्या, मैं कहाँ रहती हूँ, मेरे लोग क्या है, मेरा कल्चर, मैं किस तरीके से जीती हूँ। अगर उसमें मुझे कोई एक्सपेक्ट करेगा या इस तरीके से कि मैं रखूँगा और इस तरीके से मुझे आगे चलने देगा तभी मैं शादी करूँगी। ये बहुत क्लियर सी बात थी। आप अरेंज मैरिज बोलोगी मैं करूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो आपको अप्रोच किया था या फिर आपको देख के आपके पापा को अप्रोच किया? मुझे देख के उसने पहले भाई से बात की, क्योंकि मेरे पापा उस टाइम नहीं थे। भाई के बाद उन्होंने पापा से कांटेक्ट किया, फिर पापा ने सीधी बात कही, जो बातें मैंने कहा कि आप देख लीजिए मेरी बेटी। शादी के लिए तो उसने सोचा भी नहीं, क्योंकि बहुत ही, मैं आप समझ नहीं, तो बहुत ही अच्छे तरीके से वो इंसान आया, उसने बहुत ही इमोशनली तरीके से अटैच किया पूरे फैमिली को। तो मैंने उससे सिर्फ यही पूछा था कि क्या आप मुझे शूटिंग करने दोगे, तो सवाल था हाँ। मुझे बोला पापा को पसंद हो आप, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मेरे माइंड में कहीं था कि मुझे जो पापा बोलेंगे वो करना है, और जिस हद तक वो माहौल चल रहा था। तो खेल और शादी के बीच में क्या आप शादी के लिए खुद को तैयार मान रही थी या फिर वाकई में जो पारिवारिक एक जो माँ की वजह से एक सिचुएशन आया था आपके परिवार में? सच बोलिए तो मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मुझे शादी करना है। 2016 तक तो कभी नहीं, सपने में भी शादी नहीं था मेरे। जो लाइफ में कहते हैं ना आप जो सोचते नहीं वो हो जाता है। माँ का जाना एक हादसा था, उससे भी बड़ा हादसा मेरी लाइफ का ये था कि शायद जो मतलब लाइफ को आगे बढ़ाना था उसने रोक दिया कहीं पे जाके। हम तारा शाहदेव से बात कर रहे थे। तारा एक शूटर बनना चाहती थी और अपने स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बहुत नाम कमाना चाहती थी, लेकिन बीच में रंजीत कोहली इनके जीवन में आता है और इन्हें सुनहरे सपने दिखाता है। हम बात करेंगे आगे, लेकिन अब एक वक्त है छोटे से ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे तारा शाहदेव से। तारा एक शूटर बनना चाहती थी, स्पोर्ट्स में नाम कमाना चाहती थी, लेकिन शायद घर के कुछ हालात थे या यूं कहें कि इनके जीवन में शायद कोई मोड़ आना था जिसकी वजह से रंजीत कोहली इनके जीवन में आता है। रंजीत कोहली कैसे आया और कैसे इनके जीवन में तूफान मचा, हम जानते हैं तारा से। तारा, जब आप रंजीत कोहली से मिले, परिवार में हुई, शादी हुई, 7 जून को आपने शादी की थी, 7 जुलाई को आपने किया था, 7 जून को आपकी जान पहचान हुई थी। 21 अगस्त को पूरा मामला बिल्कुल सामने आया, 19 को FIR हुए थे। बहुत कम समय में जो आपका एक फेरी टेल स्टोरी था, जो परी कथा थी, उसमें इतना बड़ा मोड़ कैसे आया? पता नहीं सर, ये शायद इस सवाल का जवाब मेरे पास भी नहीं है। क्यों वो इंसान अचानक से मेरे ज़िंदगी में आया, क्या हुआ ये नहीं पता, पर इतना पता था कि जो आप लोग बोलते हो ना कि बहुत जल्दी ये बातें सामने आई इतनी स्पीड से। सर कोई ज़िंदा होता है ना तो वो आपको बता सकता है कि मेरे साथ क्या हुआ और कैसे हुआ। ये लोग आपको वो मौका नहीं देते कि आप बाहर निकल के बता सको। शायद कोई लड़की 10 दिन में ही गायब हो जाती होंगी। हम वहाँ पर नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ आपकी कहानी जानना चाह रहे हैं कि जब वही बात है सर, मुझे नहीं पता। जब आपके पास प्रपोजल आया, आपकी शादी हुई, ये जो 1 महीने का जो वक्त था, परिवार में आपके और उनके घर के रिश्ता कैसा था? अच्छा था, जैसे एक नॉर्मल फैमिली की बात होती है, क्योंकि मेरे घर में सिर्फ पापा भैया थे और उनके घर में मदर थी। तो एक आप कह सकते हो ना कि लेडीज़ जब होती हैं तो बॉन्डिंग ज़्यादा होती है। पापा ज़्यादा खुल के उनसे बात नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो मतलब लेडीज़ से भाई जाता था तो वो चुप चुप रहता था, क्योंकि वो ऐसे भी कम बोलता है। जिस तरीके के माहौल में वो लोग जाते थे तो मुझसे ज़्यादा मिलने नहीं दिया जाता था। तो कहीं ना कहीं पापा ये सोचते थे कि मेरी बेटी बहुत खुश है, उन्हें ये दिखाया जाता था कि वो अपनी ज़िंदगी में को जी रही है बहुत अच्छे से। सगाई और शादी के बीच का जो समय था, उसमें परिवार में जब आप मिलते थे, उसके कितने और परिवार के रिश्तेदार आपसे मिलते थे जहाँ पर कम से कम उसको जानने का आपको मौका मिलता या आपके परिवार को मिल पाता? जी, क्योंकि परिवार जैसा था कि उनके फादर की डेथ हो चुकी है, तो परिवार में सिर्फ उनकी माँ थी। जो उनके फ्रेंड सर्कल थे, जो उनके ऑफिस वाले लोग थे, या फिर उनकी जो सोसाइटी, जो नेबर्स आप कह सकते हो, जहाँ पे वो रहते थे। लोग क्या बताते थे उनके बारे में? अच्छे हैं कि ये है कि वो अपने काम में बिजी रहते हैं, मतलब दुनिया से ज़्यादा ये अपने में रहने वाले इंसान हैं, अपने काम में धुन में रहते हैं। हाँ, अपनी माँ का बहुत सम्मान करते हैं, अपने परिवार को बहुत प्यार करते हैं। तो जो उनसे जुड़ेगा, जैसे आप एक कौन सी बातें रंजीत कोहली की आपको ज़्यादा आकर्षित किया था?
जिसकी वजह से आपने उस पर विश्वास किया था? वो माँ सब जो उसने कहा था ना कि आपने अपनी माँ खोया है, मेरी माँ आपकी माँ बनेगी, क्योंकि कोई भी लड़की चाहती है कि उसके पापा भैया, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में बस वो है। मैं उनका सम्मान करता हूँ क्योंकि हम एक परिवार बन के रहेंगे, और मैं आपके सपने, आपकी माँ के सपने को अपना सपना मानता हूँ। ये बात थी जो बस था कि इससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए। मेरे परिवार वाले को आप सम्मान दो, मेरे सपने को, मेरी माँ के सपने को आप इज़्ज़त दो, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए था। आप झारखंड के बहुत ही सम्मानित परिवार से आपका ताल्लुकात है, आपके बड़े खानदान हैं। फिर रंजीत कोहली जो टाइटल से लगता है कि उसके टाइटल जो है वो कहीं ना कहीं राजपूतों से नहीं मैच करता, फिर आपने उस परिवार में शादी करने के लिए पूरे परिवार ने क्यों रजामंदी दी? क्योंकि मैंने जो ज़िंदगी जी है, मेरे पापा मम्मी अदर कास्ट के थे, पर कभी भी कास्ट का कोई मतलब मुझे वो दिखा नहीं, वो प्यार दिखा, साथ में रही, हमेशा अच्छे से रही। तो मेरे पापा की लाइफ में कभी ये नहीं था भाई कि कास्ट ही मायने रखता है, मायने ये रखता है कि आपका जीवन साथी कैसा होता है, वो इंसान कैसा है, इंसान कैसा वो है। इंसान जो कि जिससे आप मिली, जिस पर भरोसा किया, वो भरोसा कब से टूटने लगा था और वो इंसान कब से बदलने लगा था? वो बहुत अजीब सी बात है कि शादी के बाद जब मैं गई थी फर्स्ट टाइम, एक दिन बस वो सही रहा, दूसरे दिन से ही शर्त सामने आने लग गए। मतलब अगर आप पत्नी बनना चाहती हो तो ये करो। तो कहीं ना कहीं लगा कि जहाँ पे प्यार के रिश्ते आगे बढ़ते हैं, मेरा रिश्ता वहीं से धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रहा था। क्योंकि कहते हैं ना, अरेंज मैरिज में शादी के बाद आपका प्यार बढ़ता है, रिश्ता आगे आता है, तो कहीं ना कहीं वो वहीं से धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा था। शादी के दूसरे दिन वो निकाह के लिए जोर देता है, बड़ा अटपटा लगा होगा? बहुत एक धोखा सा लगा कि आप एक सब समझ सकते हो कि ये चीज़ आप शादी से एक दिन पहले भी बोल सकते थे। आप जब आप सब कुछ बोल सकते हो तो आप ये सब तो बोल ही सकते थे। वो था, फिर भी खुद को समझाया कि शायद ठीक है, उन्हें लगा होगा कि मैं सम्मान नहीं कर पाऊंगी, पर जैसे एक एक करके बातें सामने आई तो मुझे लगा इस रिश्ते में सच कुछ नहीं है। रंजीत के जो पूरे व्यवहार थे, जिसमें कि इस्लाम के प्रति उसका झुकाव था, उसकी माताजी, क्या उनकी पूरे चीज़ों में माताजी का इन्वॉल्वमेंट था? बहुत अच्छे तरीके से, मतलब उस घर में जो इन्वॉल्वमेंट था, जो एक वातावरण था, क्या लगता था कि वो उसमें माताजी और फिर रंजीत थोड़े इस्लाम के प्रति उस तरह के कुछ वहाँ पर बातें दिख रही थी? जी, आप बिलीव नहीं कीजिएगा, मैंने वहाँ ये फील किया कि उस दो इंसान के अलावा, उनकी माँ और उनके अलावा, उनके ज़िंदगी में किसी तीसरे की जगह नहीं है। जी। वो अपनी ज़िंदगी जीते हैं, अल्लाह को मानते हैं, अपने लिए जीते हैं। माँ की फ़िक्र है बेटे को और बेटे को माँ की, इसके बीच बहू की ज़रूरत नहीं थी उनके घर पे। क्यों शादी किया मुझे समझ नहीं आया। उसकी माँ का जब रंजीत से आपकी पहले जब कुछ तनाव हुए, तो क्या माँ की तरफ से कोई इंटरफेरेंस हुआ कि आपस में तुम बहू और मेरे बेटे हो, तो इस तरह के कोई खटास नहीं होना चाहिए, कोई इंटरफेरेंस? जी, बहुत अजीब सी बात है, लेकिन जो मेरा पहला वो हुआ था ना, मतलब पहली बार जब मुझे मार पड़ी थी, या पहला सब जो बुरा निकला था उनके मुंह से, उनकी माँ ने करवाया कि इसे इसकी औकात दिखाओ। ये सब, ये जो दूरी आई उनके तरफ से शुरू हुआ। तो अगर उनकी माँ और बेटे के बीच में जब ये था कि कोई तीसरी घर में ना आए, चूंकि बहुत दिनों से माँ बेटा एक साथ रहते थे और उनके जो आपस में अफेक्शन थे वो कई जगह दिखता है, चूंकि जिस घर में आप देखें वहाँ कौशल निवास लिखा हुआ जो उनकी माँ का नाम है। माँ और बेटे का जो एक अगाध प्रेम था उसके बीच में आप पहुँचती हैं, लेकिन आप उनके रजामंदी से पहुँचती हैं, तो फिर ये बदलाव क्यों और कैसे आ रहा था? मैंने आखिरी तक यही सवाल पूछा था कि जो ज़िंदगी हम देख रहे हैं, जो हम जी रहे हैं ना, मुझे कहीं भी नहीं लगा कि इस घर में किसी तीसरे की जगह है। तो क्योंकि ये शादी आप लोगों की तरफ से रिश्ता जो आया था, मैंने तो आपको कहा नहीं था आप मुझसे शादी करो, मैं अच्छी खासी अपनी ज़िंदगी जी रही थी। तो जो प्यार की बात होती है ना कि आपको मेरी माँ प्यार देगी, वो माँ शब्द वहाँ नहीं था किसी लड़की के लिए, किसी बहू के लिए। तो ये चीज़ मैंने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि तुम नहीं समझ सकती, तुम क्यों लाई गई हो। तो बातें खुल के आने लग गई, तब समझ आया कि सच में वो बहू, शादी, रिलेशन, ये सब वहाँ नहीं था। और अगर हम पूरे प्रकरण में थोड़ा सा और ध्यान दें तो माँ की वजह से आपके जो आपस में जो रिश्ते थे उसमें थोड़ा सा खटास आया। रंजीत कोहली जो बहुत ज़्यादा आपको प्यार करता था, पसंद किया था, खुद से प्रपोज किया था, उसके जो व्यवहार में बदलाव आया, क्या लगता है कि उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि कुछ ऐसे थे जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मानसिक रूप से वो थोड़ा डिस्टर्ब था? उसने बहुत एक अजीब सा मुझे लाइन कहा था, मुझे आज भी याद है, शादी करना था कर लिया, काम खत्म। तो मुझे लगा पता नहीं ये क्या लाइन है, बात कुछ ऐसी ही थी। उसे शादी क्यों करना था मुझे नहीं समझ में आया, क्या काम खत्म हो गया ये भी नहीं समझ आया। शादी एक तरह से आपकी तरफ से कहीं ना कहीं बिल्कुल सिर्फ एक महीने में आपके शादी का जो है वो कह सकते हैं कि बड़ा दुखद पहलू रहा आपके जीवन का। जी, मतलब पूरी लाइफ में माँ को खोना उतना ज़्यादा दुख नहीं दिया था जितना इस 40 दिन का एक एक पल मैंने काटा है। इससे ज़्यादा दुखद पूरी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। तारा ने जो पूरे अपने जीवन में जो
सपने देखे थे, सिर्फ 40 दिनों में वो सारे सपने टूट गए थे, लेकिन तारा नहीं टूटी। हम तारा से बात करेंगे। वक्त है एक छोटे से ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे तारा से। तारा ने 40 दिनों में बहुत कुछ सहा है, लेकिन तारा का जो जीवन है वो यहाँ पर खत्म नहीं होता, क्योंकि तारा बहादुर है, संघर्ष करना जानती है। अब ये अपने जीवन को एक बार फिर से संभालना चाहती है। तारा, इस 40 दिनों के बाद आप एक खिलाड़ी हैं, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, आगे क्या कुछ करना चाहती हैं? जहाँ पे लाइफ रुकी थी वहीं से लाइफ स्टार्ट करने जा रही हूँ, वापस से अपने उसी साथी के पास। राइफल जो तब तक मेरे साथ होगा जब तक मैं उसका साथ ना छोड़ दूँ, उसी के साथ मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है और वही मेरा टारगेट है। जीने का मकसद अब वही है। आपने जो लड़ाई छेड़ी थी उसमें मुख्यमंत्री ने खासतौर पर आप भरोसा दिया, पूरा का पूरा जो जांच है वो सीबीआई करेगी। आपके मुहिम वहाँ पर खत्म होता है, लेकिन साथ ही सीएम ने आपको कुछ भरोसा दिया था। सीएम ने क्या भरोसा दिया था? सबसे बड़ी बात तो मुहिम यहाँ पे ख़त्म नहीं हो पाती, क्योंकि यहाँ से शायद लड़ाई एक शुरू हो रही है। जो नाम जिस तरीके से बातें उठ रही हैं, सीबीआई जांच की जो बात है, तो मुख्यमंत्री जी से मैंने कहा था कि सर, क्योंकि जो बातें उठी कि आप लड़कियों सेफ्टी ज़रूरी है, इस तरीके से मैंने बोला सर, डर के जीने के लिए मैं बाहर नहीं आई थी, मुझे जीना है और मैं जीऊँगी। मुझे रेंज जाना है, अगर आप चाहते हो तो आप मुझे प्रोटेक्शन दो, अगर आपको लगता है ये नहीं हो सकता मैं फिर भी जाऊँगी। तो सर ने कहा कि नहीं, मैं सपोर्ट करता हूँ, सरकार आपके साथ है, आपको हर मुमकिन वो जो सिक्योरिटी होगी दी जाएगी, आपके साथ है सारा सरकार। तो देखते हैं, मेरा ये फैसला है कि किसी भी हाल में मैं हर दिन रेंज जाऊँगी और मैं प्रैक्टिस कंटिन्यू। तो रेंज जाने के लिए क्या प्लान किया है और आगे का करियर कैसे प्लान किया है? आज मैंने स्पोर्ट्स मिनिस्टर से बात की, गीता श्री मैम से मैं मिल के आई हूँ। उनको मैंने बताया, क्योंकि एज अ कोच मैं मैम से मैंने जॉब के लिए बात की है, जो मैंने आवेदन आज उनको दिया, क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं अपने रेंज पे काम करूँ। वही मेरा काम है, वही मेरे आगे का टारगेट है, क्योंकि मुझे किसी जगह डाइवर्ट नहीं होना है। मुझे कोई ऐसी नौकरी करनी होती तो मैं पहले भी करती। मैम से मैंने और भी कई बातें की हैं कि मैम जो मुद्दे चल रहे हैं जिस तरीके से, मतलब एज अ शूटर आप मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे इस करियर को आगे करने में मेरा साथ दीजिए। मुझे ओलंपिक तक मेडल लाने और मतलब सब कुछ अचीव करने में बस मेरा साथ दीजिए। उस पर मैडम ने, जो खेल मंत्री हैं, उन्होंने क्या आपको कहा? मैम ने सबसे पहले तो बहुत अच्छे से ये कहा कि मैं मानती हूँ कि आप बहुत अच्छे तरीके से जो भी कर रही हो, क्योंकि इतनी हिम्मत मुझ में भी शायद नहीं है। दूसरे होते तो शायद कोई भी जॉब मांग लेते कि मुझे चाहिए करके। आपने ये कहा कि मुझे सिर्फ वही चाहिए, तो कहते ना जहाँ पे वो बात है, मैं आपके साथ हूँ, जिस हद तक मैं जान सकती हूँ मैं जाऊँगी। आप करो, मैं आपको सपोर्ट करती हूँ, आपको जो भी प्रॉब्लम आती है मैं आपके साथ हूँ, सरकार आपके साथ है। और मैम ने काफ़ी हद तक वो चीज़ें पॉजिटिव में ला भी दिया। तो कैसे, क्या आप कोच बन के अपने करियर को संभालोगी? क्योंकि कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए आगे बढ़ने के लिए। एज ए जो मेरे साथ हुआ है, तो कहते हैं ना एक लड़की को अपने पैर पे खड़ा होना, मैं नहीं चाहती कल के डेट पे, क्योंकि ये बात सिर्फ 1-2 दिन की नहीं है, बात पूरी लाइफ की है। तो ना ही पापा, ना ही भैया, ना ही कोई और भी इंसान की लाइफ में कोई ये कहे कि तुम्हें किसी की ज़रूरत है। अब मैं उस ज़रूरत को अपनी ज़िंदगी से हटाना चाहती हूँ। अपने दम पे प्रैक्टिस करूँगी, जो भी होंगे। मैं कोच का मैं जॉब इसलिए ले रही हूँ कि जो भी मुझसे हेल्प हो मैं खुद करूँ, क्योंकि वो बेचारी वर्ड हो ना कि बेचारी के साथ ये हुआ, बेचारी को सपोर्ट करो, मैं वो सब अपने साथ नहीं रखना चाहती। मैं अपने दम पे चलूँगी और अपने दम पे वो सब कुछ नहीं। पूरे करूँगी। संघर्ष में आप कहीं पर भी बेचारी नजर नहीं आई। अपने जो संघर्ष, आपने बहुत ही बोल्ड तरीके से उस संघर्ष को देखा और समाज आपके साथ में खड़ा हुआ। तारा, पूरे समाज के बीच में कुछ राजनीति भी हुई, कुछ राजनीतिक पार्टियां भी आपसे लोग मुलाकात किए। आपके पूरे कहानी में जिस तरह से कुछ राजनीतिक लोग साथ में आए, कुछ राजनीति हुई, उस बात को लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? सर, ये तो हमारे मतलब मुझे लगता है, जैसा एज ए स्पोर्ट्स पर्सन भी मैंने देखा है, ये आम बात है हमारे स्पोर्ट्स में भी। जब स्पोर्ट्समैन अच्छे तरीके से चलना चाहता है तो उसमें पॉलिटिक्स आ जाती है, कुछ मुद्दे आ जाते हैं जिसको आप डाइवर्ट हो जाते हो। एक स्पोर्ट्स पर्सन भी मैं ऐसे चलना चाहती थी तो वो हुआ। आम आदमी जब लड़ना चाहता है, एक इंसाफ मांगता है, तो आप पहले तो उसे इंसाफ मिलने नहीं देते। वो आगे बढ़ता है तो आप फिर अपने दाव पेच उसके सामने ला देते हो। तो एक सच मानो, आप वहाँ जाओगे जहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेगा। अगर आपको चाहिए तो आप उसके लिए कुछ भी करोगे, मायने नहीं रखता कि वो रास्ता क्या है। हाँ, हम देखते हैं कि क्या सही है या क्या गलत है। उसमें राजनीतिक भी बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सी चीज़ें जुड़ती है। इसका मतलब ये नहीं है, मैं मानती हूँ कि हर लोग सपोर्ट करना चाहते हैं, और हाँ ये भी मानती हूँ ज़िंदगी में बिना मतलब के कोई आपसे नहीं जुड़ता। बिल्कुल, ये बात बहुत बड़ी होती है। कई लोग ये चर्चा करते थे कि आप राजनीति में जाना चाहती हैं,
क्या इस तरह की आपकी सोच है? सॉरी सर, मतलब पर्सनली मेरा है कि बचपन से मुझे पॉलिटिक्स से बड़ा नफरत है। जी। मतलब मैं फ्रंट पेज कभी नहीं पढ़ती जहाँ पे पॉलिटिक्स होता है, मैं हमेशा से स्पोर्ट्स पेज पढ़ती हूँ। डांट भी खाती थी, मैंने कभी न्यूज़ नहीं देखा, कभी भी नहीं, क्योंकि हमारे कोच कहते थे ना सबसे निगेटिव व्यू जो है ना हमारे न्यूज़ से आती है, तो पॉजिटिव देखना है तो कुछ ऐसा देखो जिससे खुशी मिले। तो मैंने पॉलिटिक्स की तरफ देखा नहीं, तो सोचना तो बहुत दूर की बिल्कुल, बात इस है। कंट्रोवर्सी और संघर्ष को छोड़ दें, तारा खुद को कहाँ देखना चाहती है? वो मेडल, ओलंपिक गोल्ड मेडल, कि वो साबित हो कि लड़की को आप चाहे जितना भी तोड़ने की कोशिश करो, अगर उसके अंदर सच में ताकत है तो वो उस जगह पे पहुंचेगी जहाँ पे उसको पहुंचना है, और उसे कोई नहीं रोक सकता। आपके इसी जज्बे पर शायद केंद्रीय मंत्री ने भी आपको बुलावा भेजा है, जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं। जी सर ने मुझसे, क्योंकि सर भी आए थे, बात हुई थी, और स्पोर्ट्स मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर, उनसे भी मेरी बात हुई जी। है। तो सर ने कहा, क्योंकि हमारा हेडक्वार्टर दिल्ली है, जैसा आप जानते हो इंडिया जी। लेवल की सारी चीज़ें वहाँ होती है। सर ने बोला अगर आपको ट्रेनिंग में कोई भी प्रॉब्लम होती है, जो आपने किया है वो आइडल है, सिर्फ सुरक्षा आपके स्टेट की नहीं है, क्योंकि आप बाहर जाओगे आओगे, देश में कहीं भी जाना है तो वो सुरक्षा हम आपको देंगे, कि कभी भी आपको इस डर से पीछे ना हटना पड़े कि मेरी जान को खतरा है, और आप स्पोर्ट्स में जहाँ पे हो उस बुलंदी तक जाओ, और हम आपके साथ हैं। यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सरकार की तरफ से सपोर्ट है, क्या काफ़ी है यहाँ पर आपको खुद को निखारने के लिए? सर बहुत सी चीज़ें होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमें मिल रहा है, वो एक आप कहते हो ना प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, एक माहौल होता है। जब आप देखते होगे, जब बच्चे पढ़ने को तो घर भी पढ़ सकते हैं, पर हम उसे स्कूल भेजते हैं, एक इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे आपको ज़रूरी है, वहाँ पे आपको कुछ डिसिप्लिन सीखने को मिलते हैं, कई लोगों से बात, कई चीज़ें मिलती है सीखने को। बिल्कुल वैसे ही होता है, घर पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन एक माहौल जहाँ पे बड़े बड़े शूटर्स होते हैं, कोच होते हैं, बहुत सी चीज़ें आप एक दूसरे से एब्जॉर्व करते हो और एक दूसरे से शेयर करते हो, जो साथ बढ़ते हो वो आपको जीत दिलाती है। पूरे जो पारिवारिक आपकी पृष्ठभूमि है, जो माहौल अभी बना है, आपका जो 40 दिनों का जो एक तरह से पास्ट है, वो आपका पीछा करेगा। यहाँ पर तारा इस फेज को कैसे निकालेगी? कहते हैं ना परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती है, चाहे जो भी हो। कुछ लोग अपनी परछाई से भी डरते हैं, जिन्हें डर लगता है ना, आप अंधेरे में नहीं जाना चाहते। कुछ लोग जीना सीख जाते हैं डर के साथ। तो मैंने मान लिया है ना, भगवान ने मुझे बचाया है, इतना तक पहुंचाया है, तो आगे भी वही मेरी रक्षा करेंगे। और कहीं ना कहीं मुझे जो कहते हैं ना ज़िंदगी में मकसद मिला है, बहुत फेस किया है मैंने, बहुत कुछ आज तक किया है, आगे भी करूँगी। और मुझे पता है, माँ कहती थी सच के साथ रहोगे बेटा तो तुमको वो मिलेगा, और मैं जानती हूँ वो मुझे मिलेगा। हम तारा से बात कर रहे थे। तारा ने जो संघर्ष किए, खासतौर पर जो 40 दिन का इनका संघर्ष था, पूरा दुनिया, देश ने देखा। अब तारा एक बार फिर से रेंज वापस जाना चाहती हैं, पूरे उत्साह के साथ और बिल्कुल सच्चाई के साथ। हम अगली बार जब मिलेंगे तो एक नए शख्स साथ मिलेंगे। तब तक लीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।